दिस इज़ पूनम लता शर्मा। आइए आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए लर्न विद बेसिक, जिसमें मैंने हिंदी ग्रामर के बेसिक तरीक़ों को आपसे शेयर करने की कोशिश की है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे चैनल से जुड़िए। और चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने समास के विषय में पिछले सभी वीडियो समास के विषय में थे, और उसके बाद ये जो वीडियो है ये द्विगु समास और द्वंद्व दोनों के लिए है। तो आज हम लोगों का द्विगु और द्वंद्व दोनों समास ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसमें कुछ जान लेते हैं जो बहुत ही आसान है और इनको आप बेसिक तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द्विगु और द्वंद्व समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, यानी संख्यावाचक भी हो और विशेषण भी हो, तो वो द्विगु कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। क्योंकि देखिए ये जो समास है इसमें संख्या की ही प्रधानता होती है। हम लोग इसे पहचानने के लिए संख्या को माध्यम बना सकते हैं, यानी संख्याओं का एक तरह से समझ जाइए कि ये ट्रिक ही है। संख्या अगर कहीं दिखे तो 99% आप जानिए कि वो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो आप सभी लोग जब द्विगु समास को ढूंढें तो उसमें देखिए कि ये संख्यावाचक है और विशेषण है, तो ही उस पर द्विगु समास का ट्रिक लगाएं। तो ये इस समास को संख्या पूर्व पद कर्मधारय भी कहा जाता है। इसका पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है और दूसरा संज्ञा होता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, तभी आप लोग द्विगु समास को समझ सकते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया कि द्विगु समास का समस्त पद का पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है, और द्विगु समास का पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होगा, और उसको मतलब उसके संख्यावाची पद और दूसरा जो पद होता है वो संज्ञा होता है। तो ये चीज़ें आप लोग दिमाग में रखिएगा, यानी पहला जो इसका संख्या पूर्व पद होता है वो कर्मधारय के माध्यम से भी जाना जाता है, उसका पद संख्यावाची, और इसके माध्यम से आप लोग द्विगु समास को समझ सकते हैं। तो इसके चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। समस्त पद के सप्त सिंधु, सप्त में देखिए आप लोग, यहाँ जब आप सप्त पढ़ेंगे तो सप्त मतलब सात, दोपहर फिर इसके बाद है, दोपहर मतलब दो पहरों का, त्रिलोक मतलब तीन लोक, तिरंगा यानी तीन रंग, दुअत्री यानी दो आने, पंचतत्र यानी पांच तत्र, पंजाब, पंचरत्न, नवरात्र, त्रिवेणी, सतसई, यानी जिसमें भी आप लोग देखेंगे उसमें सब में संख्या की बात कही गई है। तो संख्या की मैंने बताया कि इसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है। तो आप लोग जब द्विगु समास को देखें तो पहले ये दिमाग में रखें कि उसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। तो संख्यावाची मतलब यहाँ से आप जितने भी उदाहरण देखेंगे इन सब में सबसे पहला जो पद है वो संख्यावाची है और दूसरा जो पद है वो कहीं ना कहीं संज्ञा है। तो आप इसके माध्यम से भी द्विगु समास को पकड़ सकते हैं। तो ये तो हुई द्विगु समास की बात, बहुत ही आसान समास है। इसको हमको नहीं लगता है कि इसमें और कुछ ज़्यादा विशेष है। बस यही आप लोग जानिए कि पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है। इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। चलिए द्विगु के भेद देख लेते हैं। इसमें कुछ भेद हैं, इसको पूछा तो नहीं जाता है लेकिन जानकारी के लिए हम लोगों के पास रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बाय द वे इसके अंतर्गत के चीज़ों को पूछा तो फिर उसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए द्विगु के भेद क्या होते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक होता है समाहार द्विगु और दूसरा होता है उत्तर पद प्रधान द्विगु। तो इसके बाद यहाँ पे और मैं आपको पहले समाहार द्विगु समास के बारे में बताती हूँ कि ये क्या है। समाहार का अर्थ होता है समुदाय, यानी इकट्ठा होना, समेटना, उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। समाहार मतलब इकट्ठा करना या समुदाय या समेटना। तो समाहार का अर्थ होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना, ये सब चीज़ें होती हैं जो समाहार के अंतर्गत आती हैं, उसी को समाहार। जैसे देखिए अब इकट्ठा करना मतलब एक चीज़ दो चीज़ का जो पूरा विवरण होता है उसके माध्यम से। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए दिया है
तीनों लोकों का, अगर हम त्रिलोक कहेंगे तो इसमें कितने लोक का समाहार हुआ है? 3 लोकों का, यानी 3 लोकों का जहाँ समाहार होता है उसे त्रिलोक कहते हैं। तो यानी यहाँ कितने लोकों को इकट्ठा किया गया है? 3 लोक को। तो इसके माध्यम से हम जानेंगे, यानी समाहार, द्विगु समाहार, यानी समाहार द्विगु में जो होता है इकट्ठा करना, समुदाय या फिर उसे समेटना। तो इस हिसाब से 5 वटों का समाहार, यानी ये पंचवटी जो कहेंगे तो पंचवटी, पंचवटी मतलब 5 वटों का समाहार, जहाँ पे 5 वट हों और एक तरह से एकत्रित हों, इकट्ठे हों, तो वहाँ होता है 5 वटों का संग्रह। तो ये हो जाएगा पंचवटी। और 5 शेरों का समाहार, यानी 1 पसेरी, 2 पसेरी, 3 पसेरी, 4 पसेरी, ये सब हम लोग बोलते हैं जनरली भाषा में। तो जहाँ पे 1 पसेरी मतलब एक ही हुआ, जहाँ पे हम 5 पसेरी इकट्ठा कर देंगे तो वहाँ इकट्ठा करने का मैंने बताया कि समाहार द्विगु, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, जिसका समुदाय बनाना, तो ये सब चीज़ें आता है समाहार द्विगु के अंतर्गत। तो जहाँ पे इकट्ठा करना, यानी 1 पसेरी तो इकट्ठा मान लीजिए हो गया, लेकिन जहाँ 5 पसेरी को इकट्ठा कर दिया जाए तो वहाँ पे पसेरी, ठीक है। 3 भुवनों का समाहार, यानी 1 भुवन नहीं, 2 भुवन नहीं, 3 भुवन, तो 3 भुवनों का समाहार हो जाएगा त्रिभुवन, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग उत्तर प्रधान द्विगु पे, ठीक है। प्रधान द्विगु, इसका दूसरा पद प्रधान होता है, यानी पहला पद प्रधान नहीं होता है, दूसरा पद प्रधान रहता है। और पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। अभी मैंने द्विगु समास जब पढ़ाया तो बताया आपको कि पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। इसमें क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान रहता है, यानी पीछे वाला पद जो है वो प्रधान रहता है, और पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। इसमें समाहार नहीं जोड़ा जाता। उत्तर पद प्रधान द्विगु के 2 प्रकार होते हैं, यानी इस उत्तर पद प्रधान के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जैसे बेटा या उत्पन्न के अर्थ में, जैसे 2 माँ का, जैसे 2 माँ, द्वैमातुर या दुमाता को 2 सूतों के मेल का दुसूती कहा जाता है। यानी जहाँ सचमुच ही उत्तर पद पर जोर हो, जैसे 5 प्रमाण, नाम पंच प्रमाण, 5 हत्थड़, हैंडल यानी पच हत्थड़। तो ये सब चीज़ें जो है उत्तर पद प्रधान द्विगु के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो हुआ द्विगु समास का 2 भेद, समाहार द्विगु और उत्तर पद प्रधान द्विगु। अब आते हैं आगे द्रष्टव्य। द्रष्टव्य क्या होता है? अनेक बहुव्रीहि समास में भी पूर्व पद संख्यावाचक होता है, ठीक है। अनेक मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुव्रीहि समास जो होता है उसमें अक्सर दैत्यों के नाम, राक्षसों के नाम और देवताओं के नाम आते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसका पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। ऐसी हालत में हम क्या करेंगे? ऐसी हालत में पहले हम लोग समास का विग्रह करेंगे। जब समास का विग्रह करेंगे तो हमको खुद पता चल जाएगा कि ये जो समास है ये किसके अंतर्गत, बहुव्रीहि में आएगा या फिर द्विगु में आएगा। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। मैं बार बार बताऊंगी कि जब द्विगु समास ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं अंक संख्यावाची उसका होता है, लेकिन वो आता है बहुव्रीहि में। क्यों आता है? इसलिए आता है कि जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तो वहाँ पे ये व्यवस्थाएं क्लियर हो जाएंगी। यानी ये पता आपको तुरंत पहले समास देखते ही ये दिमाग में लगाना है कि इसका पहले विग्रह कर लेते हैं। जब विग्रह हम करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर उसका तीसरा अर्थ निकलता है तो वो बहुव्रीहि, और नहीं निकलता है तो द्विगु। तो यही आप लोग दिमाग में है। आगे क्या है? देखिए आगे है द्वंद्व समास, ठीक है। ये लास्ट समास हम लोगों का है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अब तो लास्ट है। मैंने 3 वीडियो में या में लगभग आप लोगों को समास पढ़ाया। थोड़ी सी समय की कमी की वजह से थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समय दूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए, मेरे चैनल को देखिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो और आप लोगों का भी फ़ायदा हो। आप लोग जुड़ें और आप लोगों को जो सटीक जानकारी है, जो जनरल जानकारी है, जो बेसिक तरीका है वो पता चले। मैं चाह रही हूँ कि मेरे माध्यम से वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचे जो जिसमें मैं पहले कभी कंफ्यूज हुआ करती थी और मुझे नहीं समझ में आता था। तो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के भी जो डाउट हैं वो क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं
द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, यानी इसमें कोई पद एक दूसरे का न तो कम होता है और ना ही ज़्यादा होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है, न पूर्व पद गौण होता है, न कोई विशेषण होता है, न कोई विशेष्य होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद का अपना अपना महत्व होता है। यानी जैसे हम माता और पिता को ले लेते हैं, तो माता और पिता, इसमें एक और जानने की बात है कि इसमें जो बीच में जो शब्द होते हैं योजक चिन्ह, वो मतलब लोप होते हैं, यानी छुपे रहते हैं, वो पता नहीं चलते, सीधे सीधे लिखा जाता है। जब उसका हम विग्रह करते हैं तब हमको पता चलता है कि ये चीज़ें जो है इसके अंदर थी। तो जैसे माता पिता आपको मिल गया। और हाँ, इसकी एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। इसके बीच में जो है हमेशा ये ऐसे लाइन रहती है, यानी ये बीच में माइनस की तरह मार्किंग रहती है। तो कभी भी अगर ऐसे वर्ड जैसे माता और पिता दिखे, मान लीजिए यहाँ पे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं बताने का प्रयास करूंगी कि जैसे माता और पिता आप लोग लिखें, माता पिता लिखें, तो जब माता पिता लिखते हैं तो बीच में छोटी सी लाइन लगाते हैं, यानी वहाँ माइनस मार्किंग करते हैं। तो वो जो लाइन है, जो योजक चिन्ह है, वो द्वंद्व समास को पकड़ने का एक तरीका है, यानी कहीं भी उस चिन्ह के माध्यम से हम पकड़ सकते हैं। और नहीं तो हम उसका विग्रह कर सकते हैं, और विग्रह में अगर हमें और दिख जाए और शब्द अगर मिल जाए तो और बेहतर, यानी कि हम तुरंत पता चल जाएगा कि ये द्वंद्व समास है। तो समस्त पद क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे यश अपयश, यश अपयश मैंने लिखा हुआ है, तो इसके बीच देखिए छोटी सी लाइन है, थोड़ा सा शब्द बहुत छोटे हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रयास करूंगी कि आप लोगों तक पहुंचे। फिर है उत्थान और पतन, इसके बीच भी लाइन है। हाथ पैर, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यश और अपयश का क्या विग्रह होगा, यश और अपयश। फिर उसके बाद उत्थान पतन, यानी उत्थान और पतन। इस प्रकार सोना चांदी, सोना और चांदी। माता पिता, माता और पिता। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। माता पिता, माता और पिता। दूध दही, दूध और दही। लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी और गणेश। पार्वती परमेश्वर, पार्वती और यानी यहाँ पे जितना भी आप शब्द देखेंगे, इसके जो बीच का और लोप हुआ है वो यहाँ पे विग्रह करने पे मिल जाएगा। तो ये तो थी चीज़ें द्वंद्व और द्विगु समास की। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझें, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं अगले वीडियो के लिए, हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।